दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक संपादकीय टिप्पणी। इस संपादकीय टिप्पणी निराला जी ने सुधा पत्रिका में 16 जुलाई 1934 के अंक में लिखी थी। इसका शीर्षक है किसान और उनका साहित्य। संपादकीय टिप्पणी में जो बातें कही गई हैं वो 1934 के हिसाब से हमको समझने का प्रयास करना है, लेकिन आज भी बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि उनका आज के संदर्भ में क्या मतलब है। आइए सुनते हैं। समय धीरे धीरे बदल जाता है। पहले जिस भाव तथा कार्यों से देश और जात की उन्नति होती है, बाद को उन्हीं में दोष आ जाते हैं। तब उन कार्यों को युग के अनुकूल बनना पड़ता है। ऋषियों का युग बौद्ध काल में न था, उसमें दोष आ गए थे। यहां तक कि भाषा भी बदल गई थी, पर पुरानी लकीर के फकीरों ने उसे नहीं अपनाया, न युग के अनुसार भावों को ग्रहण कर अपना सुधार किया। इसलिए बुद्ध पैदा हुए। उन्होंने देश के साधारण लोगों के अनुकूल रास्ता निकाला, भाषा वही रखी जो लोगों में प्रचलित थी। इसी प्रकार ब्राह्मण धर्म के बाद भारत में क्षत्रिय धर्म प्रबल हुआ। वैश्य धर्म विदेश से आया और आज ब्रिटेन की महिमा के रूप में संसार भर में फैला हुआ है। ब्राह्मण धर्म की दुर्बलता के कारण क्षात्र धर्म का जोर बढ़ा और अंतिम महावीर नेपोलियन के पतन के बाद वैश्य धर्म की विजय हुई। विज्ञान ने वैश्य धर्म की ही वृद्धि की, जिसका आज तक संसार पर आधिपत्य है और जो संसार व्यापी दरिद्रता का एकमात्र कारण है। इस प्रकार अब यह वैश्य धर्म अपने तमाम विज्ञान के साथ होकर भी संसार की शांति को सहारा नहीं दे रहा। इसके भी दिन पूरे हो गए। नया उदाहरण रूस है, जिसने किसानों का राज्य स्थापित किया। आज संसार के बड़े बड़े प्राय सभी मनुष्य किसानों के युग का स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं अब वैश्य युग भी मनुष्यों के मन से दूर हो गया है। अब किसान या मजदूरों का युग है। आज हम जिस समय में ये संपादकीय टिप्पणी पढ़ रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दौर में किसानों की जो मांगे हैं उनका मतलब क्या है, और हमारी अगर बातचीत में, संसद की बहसों में अगर किसान शामिल हुए हैं तो उसका भी कोई न कोई मतलब है। जब पहले मजदूरों की हड़तालें शुरू हुई, विज्ञान की प्रखर उन्नति, बड़ी बड़ी मिलों के साथ साथ साधारण लोगों की दरिद्रता भी द्रुत गति से बढ़ती गई। तभी दूरदर्शी पंडितों ने आगे चलकर होने वाले मजदूर तथा किसानों के युग का अनुमान कर लिया था। भारत में महात्मा गांधी की साधना इसी वैश्य शक्ति के खिलाफ पीड़ित शूद्र, अछूत, मजदूर और किसान शक्ति को उठाने के लिए हुई। देश के पेड़ को हरा भरा करने के लिए उसकी जड़ किसानों में जीवन डालना चाहिए। ये महात्मा जी का मूल मंत्र है। इस विचार की पुष्टि भारत के राष्ट्र कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत पहले से करते आ रहे हैं। उनके काव्य तो इसके प्रमाण हैं ही। श्री निकेतन नाम की एक शाखा भी उनके शांत निकेतन के शिक्षा क्रम में सम्मिलित है। श्री रामकृष्ण मिशन ने भी किसानों की शिक्षा आदि का संगठन बंगाल में कर रखा है और यह सर्वोत्तम है। दरिद्र नारायणों की सेवा का कार्य देश में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने चलाया। जब कहीं भी सेवा का भाव न था, उस समय बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन के सन्यासी और ब्रह्मचारी जाया करते थे। गांव-गांव किसानों को शिक्षा देते फिरने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु भाइयों को लिखा है। आज यह संघ भारत व्यापी ही नहीं, विश्वव्यापी हो रहा है। बंगाल में किसी गांव में रहकर इस संघ के कोई सन्यासी महाराज, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मचर्य तथा सन्यास लेकर पहले अपने को शिक्षित कर लिया है, गांव तथा पड़ोस के बालकों को प्राप्त धन के अनुसार बाकायदा छोटा या बड़ा भवन निर्माण करके उसमें या किराए के या कुछ दिनों के मिले हुए मकान में शिक्षा दे रहे हैं। कहीं कहीं बालिकाओं के लिए भी प्रबंध है। मदरसे की शिक्षा के साथ कला, कौशल, दस्तकारी,
सीना पिरोना, काटना और कपड़ा बुनना भी सिखाया जाता है। इनके ठोस कामों की शायद ही कभी संवाद पत्रों में आलोचना छपती है। अवश्य इनके अपने पत्रों में हाल छपता है, पर प्रचार द्वारा बड़े होकर लोगों के सामने आने वाले नेताओं की तरह यहाँ के कार्यकर्ता, सन्यासी और ब्रह्मचारी प्रसिद्ध नहीं हो सके। शिक्षा के पैसे से दवाएं देकर दीन दुखियों को रोग मुक्त करने का कार्य प्रायः प्रत्येक शाखा में प्रचलित है। लखनऊ वाले शाखा में भी रामकृष्ण मिशन गरीब बालकों के लिए नैश पाठशाला, सर्वसाधारण के वाचनालय और दीन दुखियों के लिए दवाखाना और चिकित्सालय चला रहा है। वर्तमान आंदोलन के बाद से ये बात अच्छी तरह लोगों की समझ में आ गई कि गरीब किसानों और मजदूरों का संगठन सुधार किए बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। महात्मा जी का दौरा इसी उद्देश्य की पुष्टि के लिए हो रहा है। वह जहां जहां जाते हैं उनका कार्यक्रम किसानों को आदर्श की शिक्षा देता है। किस तरह रहना चाहिए, साधारण हालत में भी सफाई कहां तक चल सकती है, महात्मा जी बिना प्रचार के इसका सुंदर पाठ करते हैं। देश की सच्ची शक्ति इसी जगह है। जब तक किसानों और मजदूरों का उत्थान न होगा, तब तक सुख और शांति का केवल स्वप्न देखना है। परंतु यह कार्य जितना सीधा दिखाई देता है, इसका करना उतना ही कठिन है। यहाँ उन कार्यकर्ताओं का त्याग है जो अखबारों में नाम छपवाने के भूखे नहीं, उन पक्के सिद्धांत वालों का काम है जो सत्य ही अपने गरीब भाइयों को प्यार करते हैं। उन समझदारों की आवश्यकता है जो जाति वर्ण के अज्ञान को शिक्षा की अग्नि से जलाकर शुद्ध तथा समदर्शी हो गए हैं। उन सच्चरित्रों की जरूरत है जिनकी महत्ता की छाप शिक्षा लेने वालों पर पड़े। कहीं कहीं ये ग्राम संगठन तथा किसानों के सुधार का काम जारी किया गया है। वहां रोज गांव के रास्ते साफ किए जाते हैं, भूर बस्ती से काफी दूर डाले जाते हैं, रात्रि पाठशालाएं कायम की गई हैं और छोटे मोटे पुस्तकालय भी खुले हैं। पर यह अवश्य है कि अभी किसान या उनके बालक ऐसे शिक्षित नहीं हो सके कि उन पुस्तकालयों की किताबें पढ़कर समझ सकें। पुनः वहां ऐसी किताबें भी दुर्लभ हैं जो किसानों के फायदे की दृष्टि से लिखी गई हों। जिस तरह गांव में किसान की शिक्षा दीक्षा जरूरी है, उसी तरह साहित्य में भी उनके योग्य साहित्य का निर्माण आवश्यक है। हमने इसका साद्यंत विचार करके किसान कुसुमावली नाम की एक पुस्तक माला निकालने का निश्चय कर लिया है। इसमें अत्यंत सीधी भाषा में अधिकारी विद्वानों द्वारा किसानों तथा श्रमजीवियों के काम की किताबें लिखाई जाएंगी। उनकी कीमत भी बहुत साधारण होगी। ये विचार रखा जाएगा कि सोम चररुम का विद्यार्थी उन पुस्तकों को पढ़ सके और उसके घरवाले वह भाषा और वह भाव समझ सके। रबी, गर्मी तथा बरसात को होने वाली सभी फसलों का सुचारू वर्णन होगा। किस देश वाले किस प्रकार से अधिक अन्न उत्पन्न करते हैं, इसका सीधा साफ सचित्र विवेचन होगा। दूसरे देशों के किसानों की दशा और उनके सुधार का हाल इतिहास के रूप में होगा। कृषि को किस किस तरह किन किन कीड़ों और किस किस अभाव से हानि होती है, इसका भी विवेचन होगा। देहात में प्रचलित खाद के अलावा और कौन कौन से खादें बनाई जा सकती हैं, इनका भी हवाला होगा। घर गृहस्थी के लिए सीना पिरोना, दवा दारू, पाक रसायन, चारित्र व्यवहार कौशल आदि आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और यह विचार बराबर रहेगा कि हम साधारण पढ़े लिखे किसान भाइयों के हित का साहित्य दे रहे हैं। साधारण कानून और आवश्यक राजनीति तथा साहित्य धर्म आदि पर भी सीधी भाषा में पुस्तकें लिखवाई जाएंगी। इस प्रकार मिल के श्रमजीवियों के लिए भी मिल, कारखाने, खरीद फरोख्त, कर, भाव, कारण, मुनाफा आदि की भिन्न भिन्न व्यावसायिक आवश्यक पुस्तकें लिखवाने का विचार है। हमें आशा तथा विश्वास है हमारे सहृदय देशवासियों की शुभकामना हमें सफल करेगी। दोस्तों, इस संपादकीय टिप्पणी को सुनते हुए आपको लगेगा
कि किसान जिस तरह से ट्रॉली टाइम्स का संपादन कर रहे हैं, लोगों के बीच उसको लेकर जा रहे हैं, और वहां पर जिस तरह से बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, कहीं पर पोस्टर बन रहे हैं तो कहीं पर बच्चे बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है, निराला ने जो सपना देखा था वो सपना इस आंदोलन में हमको पूरा होता हुआ दिखाई पड़ता है। किसान अब जागरूक हो रहे हैं, इसलिए हमको अपनी बातचीत में और अपने बहस मुबाहिसे में किसानों को शामिल करना चाहिए। अगर इस संपादकीय टिप्पणी निराला जी की आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करें और किताबी दुनिया की इस मुहिम में अपना योगदान दें। शुक्रिया।